एक मिनट हटो, एक मिनट कर दो होगा। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सभी को राम राम। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूर्वे की क्लास में अपन जो मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बात कर रहे थे और मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बात करते करते अपन ने बात की थी। सबसे पहले अपन आकर के रुके थे जो समानता का मूल अधिकार है। इस समानता के मूल अधिकार पर आकर के अपनी बात रुकी थी। समानता के मूल अधिकार को आज अपन पढ़ेंगे और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ये समानता का मूल अधिकार चाहे आप राजस्थान पुलिस के संदर्भ में पढ़ ले, चाहे राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा के संदर्भ में पढ़ लें, या रीट के संदर्भ में पढ़ लें, या फिर आरएस के संदर्भ में पढ़ लें, बहुत ही विस्तृत क्लास रहने वाली है जिसमें समानता के मूल अधिकार में तमाम संवैधानिक जो प्रावधान हैं, इन संवैधानिक प्रावधानों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं, लेकिन इससे पूर्व अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्लास को शेयर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक है, पूर्व में अपन ने मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जो बेसिक जानकारी थी, ये बेसिक जानकारी पढ़ ली थी, लेकिन फटाफट से आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बताओ ना सर, न्यू टॉपिक करवा दिए कि एक ही टॉपिक हुआ है जिला प्रशासन। जिला प्रशासन के अलावा बाकी जैसे ही मौलिक अधिकार कंप्लीट होंगे, इसके बाद पूरा का पूरा विवरण आपको मिलेगा। पहली क्लास है, कोई बात नहीं, पहली क्लास है तो निश्चित रूप से आप समानता का जो मूल अधिकार है, इस समानता के मूल अधिकार के संदर्भ में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा समानता का मूल अधिकार, यानी पहला मौलिक अधिकार अपन पढ़ने जा रहे हैं समानता का मूल अधिकार। इक्वलिटी ऑफ राइट, यानी समानता का जो मूल अधिकार है, इस मूल अधिकार के संदर्भ में अपन बात करने जा रहे हैं। समानता के अधिकार के संदर्भ में बात करेंगे और समानता के मूल अधिकार में अपन बात करें तो समानता के मूल अधिकार का उल्लेख जो किया गया है, ये कहां से कहां तक किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, समानता के मूल अधिकार का जो उल्लेख किया गया है, ये संविधान में कहां से कहां तक किया गया है? अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। समानता के मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 से पूर्व अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 के संदर्भ में कल अपन ने बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली थी। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था अनुच्छेद 12 के संदर्भ में, और अनुच्छेद 12 के संदर्भ में क्या पढ़ा था कि अनुच्छेद 12 में किसका उल्लेख किया गया है? दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 12 में विधि माफ करना राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 में किसका उल्लेख है? राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। जबकि अनुच्छेद 13 की अपन बात करें तो अनुच्छेद 13 में विधि या कानून की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखें, इसी अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का उल्लेख किया गया है। किसकी? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का आंशिक रूप से उल्लेख किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद आच्छादन का सिद्धांत भी आएगा, आप धैर्य रखिएगा संगीता। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन आंशिक रूप से कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13 में उल्लेखित किया गया है। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। तो आज आप हेडिंग डाल दीजिएगा समानता का मूल अधिकार। यहां पर देखें, समानता के मूल अधिकार का उल्लेख कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। समानता का मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले देखें,
अपन बात करें अनुच्छेद 14 के संदर्भ में, अनुच्छेद 14 अपना विस्तृत रहेगा, आप मतलब ध्यान से पढ़ें, बहुत लंबा रहेगा ये पूरा। मतलब आप ये समझेंगे कि जब आपने ये समानता का मूल अधिकार यहां पढ़ लिया तो दोबारा आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप व्याख्याता भर्ती परीक्षा तक क्यों ना एग्जाम दें, किसी प्रकार का डाउट्स आपके सामने कभी नहीं आएगा। लेकिन आप एक नियमितता के साथ क्लास को देखते रहें। अपना सेशन डेली शाम को 9 बजे शुरू होता है, ठीक है। सबसे पहले देखें अनुच्छेद 14, और अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है, मूल रूप से इसमें लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता एवं कानून के समक्ष समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता एवं कानून के समक्ष समान संरक्षण। सबसे पहले तो एक बेसिक सी बात सामने आती है कि अनुच्छेद 14 में कितनी बातें उल्लेखित हैं। दो अलग अलग बातें, दो अलग अलग परिभाषाएं दे रही हैं। एक तो किसकी बात कर रही है, एक परिभाषा में सीधा सीधा अपन बात कर रहे हैं कानून के समक्ष समानता की बात कर रहे हैं, तो दूसरी परिभाषा में सीधा सीधा अपन कानून के समक्ष जो समान संरक्षण है, इस समान संरक्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखें कानून के समक्ष समानता वाली जो प्रावधान है, ये कानून के समक्ष समानता वाले प्रावधान कहां से कहां तक हैं, कानून के समक्ष समानता वाले प्रावधान कहां से लिए गए हैं, और कानून के समक्ष समान संरक्षण है ये कहां से लिया गया है। और दूसरी बात खास बात से याद रखिएगा कि अनुच्छेद 14 के अपवाद क्या है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता से क्या तात्पर्य है और कानून के समक्ष समान संरक्षण से क्या तात्पर्य है, इन बातों पे अपन गौर करने वाले हैं। सबसे पहले देखें कानून के समक्ष समानता वाले जो प्रावधान है ये कहां से लिए गए हैं। कानून के समक्ष समानता वाले प्रावधान ब्रिटेन से लिए गए हैं, ठीक है। जबकि कानून के समक्ष समान संरक्षण वाले प्रावधान कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए। ये तो इसकी बेसिक सी जानकारी हो गई, लेकिन अब इसके संदर्भ में अपन विस्तारित रूप से पढ़ें। सर जी प्रणाम, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। सर आपका पंचायती राज पूरा मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं जितेंद्र, आपको पंचायती राज व्यवस्था भी यहां पर विस्तृत रूप से पढ़ने को मिलेगी। संगीता कुमारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का जिन्होंने शेयर किया है। नहीं किया तो अभी भी आप शेयर कर दीजिएगा। बीच में किसी प्रकार का सवाल हो तभी आप टाइप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि मैं आपके सवाल पढ़ पाऊं, ठीक है। बाकी निसंदेह क्लास को इतना शेयर कर दीजिएगा कि प्रत्येक विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंच जाए, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी तक ये कक्षा पहुंचनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा एक नाम आता है डीवी डाइसी का। किसका नाम आता है, डीवी डाइसी का नाम आता है। मैं यहां पर डीवी डाइसी की बात करूं तो डीवी डाइसी ने कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में क्या कहा है। दोस्तों डीवी डाइसी का कानून के समक्ष समानता के विचार में उनका मानना है कि विधि के शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। डीवी डाइसी ने माना है कि कानून के समक्ष समानता, इनका क्या कहना है कि कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष जो समानता है, ये कानून के समक्ष समानता विधि के शासन, कानून के समक्ष समानता विधि के शासन का मूल तत्व है। विधि के शासन का मूल तत्व है किसके अनुसार, विधि के शासन का मूल तत्व है। विधि के शासन का मूल तत्व कानून के समक्ष समानता है। ये किसका मानना है, मूल तत्व कानून के समक्ष समानता
ऐसा मानने वाले विचारक कौन है? डीवी डायसी हैं कि कानून के समक्ष समानता विधि के शासन का मूल तत्व है। क्या है? विधि के शासन के जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों का मूल तत्व है, ऐसा मानने वाले विचारक कौन है? डीवी डायसी हैं। अब यहां पर देखिए दो बातें हैं। कानून के समक्ष समानता, ये कानून के समक्ष समानता से क्या तात्पर्य है? कानून के समक्ष जो समानता है, इस कानून के समक्ष समानता से क्या तात्पर्य है? कानून के समक्ष समानता, यहां पर देखिए कानून के समक्ष समानता को आप अलग अलग अर्थों में समझ सकते हैं। कुछ मामलों में ये कानून के समक्ष समानता है, ये अपवाद भी बनी हुई है, उन पर भी अपन गौर करेंगे। किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं होंगे। कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या है? कानून के समक्ष समानता का पहला मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं होंगे। किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं होंगे। किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं होना किसका परिचायक है? नहीं होना कानून के समक्ष समानता का परिचायक है। तो पहली बात, कानून के समक्ष समानता ये स्पष्ट करती है कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं है। दूसरी बात यहां पर कही गई है कि विधि के तहत सबके साथ समान व्यवहार करना। विधि के तहत सबके साथ क्या करना? समान व्यवहार करना। विधि के तहत सभी के साथ समान व्यवहार करना। सभी के साथ समान व्यवहार करना। सभी के साथ समान व्यवहार करना किस में आता है? कानून के समक्ष समानता में आता है। इसके अलावा कानून के समक्ष समानता की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, भारत में निवास कर रहा है, वह विधि से ऊपर नहीं है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति है, ये कोई भी व्यक्ति विधि यानी कानून, विधि से ऊपर नहीं है। कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। तो इन तीन लाइनों का सीधा सीधा तात्पर्य किससे है? कानून के समक्ष समानता से है। दोस्तों दोबारा से देखें, विस्तृत देखें कि कानून के समक्ष समानता क्या है। यहां पर देखें, कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में डीवी डायसी का क्या मानना है? राजनीतिक विचारक डीवी डायसी कहते हैं कि कानून के समक्ष जो समानता है, ये विधि का जो शासन है, इस विधि के शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। याद रखें, कानून के समक्ष समानता विधि के शासन का मूल तत्व है। और याद रखिएगा दोस्तों, विधि के शासन की बात जहां आ जाती है, वहां सीधा सीधा उत्तर क्या होता है? ब्रिटेन होता है। यानी विधि के शासन की बात करें तो विधि का शासन लिया कहां से गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब दूसरे पहलू पर अपन गौर करें कि कानून की समक्ष समानता, हालांकि समान संरक्षण, कानून के समक्ष जो समानता है, इस समक्ष समानता के संदर्भ में जो अपवाद हैं, उन अपवादों की भी अपन बात करेंगे। लेकिन पहले यह समान संरक्षण को और समझ लीजिएगा। तो आगे की हेडिंग डाल दें, कानून के समक्ष समान संरक्षण। कानून के समक्ष समान संरक्षण। अब यहां पर देखें, कानून के समक्ष समान संरक्षण से क्या तात्पर्य है? कानून के समक्ष समान संरक्षण क्या है? कानून के समक्ष समान संरक्षण की बात करें तो पहला तो आता है कि समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार। कानून के समक्ष समान संरक्षण की पहली लाइन में आप देख सकते हैं कि समान परिस्थितियों में, पहली लाइन आती है कि समान परिस्थितियों में,
समान व्यवहार, समान परिस्थितियों में सबके साथ क्या होगा, समान व्यवहार किया जाएगा। समान परिस्थितियों में सबके साथ क्या होगा, समान व्यवहार होगा। तो दूसरी बात आती है समान विधि और समान नियम। दूसरा आता है सभी के लिए विधि क्या होगी, समान होगी, सभी के लिए समान क्या होगा, कानून होगा। और इसी कानून के तहत सभी के साथ एक प्रकार से लोक नीति के संदर्भ में समान रूप से क्या बनेंगी, नियम बनेंगे। लेकिन तीसरी जो तत्व आता है या तीसरा जो भाग आता है वो आता है कि बिना भेदभाव की, याद रखें तीसरा आता है कि बिना भेदभाव की सबके साथ समान व्यवहार। याद रखें बिना भेदभाव किए, बिना भेदभाव सभी के साथ, बिना भेदभाव सभी के साथ समान व्यवहार, बिना भेदभाव सभी के साथ जो समान व्यवहार है, ये सभी के साथ समान व्यवहार, ये तीन बातें किसको दर्शा रही हैं, कानून के समक्ष समान संरक्षण को दर्शा रही हैं। यहां पर देखिएगा कानून के समक्ष समानता में भी तीन बातें देखी और समान संरक्षण में भी कितनी बातें देखी, तीन बातें देखी। समानता में पहली बात देखी कि कोई भी व्यक्ति विशिष्ट नहीं है, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई विशिष्ट कानून नहीं बना हुआ है। विधि के तहत सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और कोई भी नागरिक विधि से ऊपर नहीं है, अर्थात विधि यानी कानून देश के समस्त नागरिकों को मानना ही पड़ेगा। दूसरा यहां पर समान संरक्षण में तीन बातें कही गई हैं। पहला क्या था कि समान परिस्थितियों में सबके साथ क्या होगा, समान व्यवहार किया जाएगा। समान विधि और समान विधि के तहत सबके लिए समान क्या बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं। और बिना भेदभाव किए हुए सभी के साथ क्या होगा, बिना भेदभाव किए हुए सभी के साथ एक प्रकार से यूं कहें समान व्यवहार किया जाएगा। सभी के साथ क्या होगा, समान व्यवहार होगा, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा आगे अपन बात करें तो विधि के समक्ष समानता के जो अपवाद हैं वो अपवाद कौन से हैं। तो आगे आप हेडिंग डालें विधि के समक्ष समानता के अपवाद, विधि के समक्ष समानता के अपवाद। यानी एक तरफ तो अपन विधि के समक्ष समानता की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसमें कुछ ऐसे संवैधानिक पद हैं जिन्हें अपन विशेषाधिकार देकर रखते हैं। वो विशेषाधिकार इस बात की ओर इंगित कर रहे हैं कि वे समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 है, ये सीधा सीधा उसके क्या बने हुए हैं, अपवाद बने हुए हैं। अनुच्छेद 14 के सीधे सीधे क्या बने हुए हैं, अपवाद बने हुए हैं। ठीक है जी, मेरा नाम ले लो, ले भाई अशोक विश्नोई, आपका नाम ले लिया है मैंने, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके नाम की आप कहें तो मैं गले में यहां तख्ती डाल के खड़ा हो जाऊं अगर नाम लेने से कुछ होने वाला हो तो। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा नाम की इबारत उस तरह लिखी जाएगी जैसे सुकरात ने शीशे में देख करके अपने विचारों को लिख डाला था, ठीक उसी प्रकार से एक दिन नाम की इबारत इस प्रकार की होगी, नाम की मंजिल कुछ ऐसी ही होगी। आज पता चला है क्लास का दिन, कोई बात नहीं, आप शांति से क्लास लेंगे तभी ये संभव है। ठीक है, यहां अगर आप मन की बात करने लग जाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं आपकी निजता का उल्लंघन हो जाएगा, जिसके संदर्भ में अपन बात करने वाले हैं आगे जब पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो आप शांति से पढ़ लें, कहीं मन की बात शुरू कर देंगे तो निजता का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी अपन प्रॉपर रूप से सीकर में स्थापित है, ऐसा कुछ नहीं। आप निश्चिंत रहिएगा, डेली शाम को क्लास 9 बजे होगी। ठीक है, अब देखिएगा विधि के समक्ष समानता के अपवाद कौन कौन से हैं। दोस्तों अपवाद में बात करें तो संविधान का एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 361, अनुच्छेद 361। और अनुच्छेद 361 की बात करें तो अनुच्छेद 361 क्या करता है,
अनुच्छेद 361 कहता है कि देश में 2 संवैधानिक पद ऐसे हैं जिन पदों पर बैठे हुए उन संवैधानिक प्रमुखों को, एक भारत का संवैधानिक प्रमुख है तो दूसरा भारत के राज्य क्षेत्र का प्रमुख है जिसे राज्यपाल कहा गया है। तो एक देश का संवैधानिक प्रमुख है जिसे हम राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति कहते हैं। यहां इन 2 पदाधिकारियों को अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष छूट दी गई है। राष्ट्रपति व राज्यपाल को क्या दी गई है? राष्ट्रपति व राज्यपाल को विशेष छूट दी गई है। कौन से अनुच्छेद में विशेष छूट है? ये अनुच्छेद 361 में दी गई है। लेकिन यह समानता के अधिकार के संदर्भ में एक अपवाद बना हुआ है। कैसे, क्या बना हुआ है? अपवाद बना हुआ है समानता के अधिकार के संदर्भ में। यहां पर देखिएगा, अब आप कहेंगे कि वो विशेष छूट कैसे दी गई है, तो याद रखिएगा दोस्तों, विशेष छूट में आप देख सकते हैं कि जब राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति अपने पद पर हो यानी कार्यकाल के दौरान, या आप इसे कह सकते हैं पदावधि के दौरान, राज्यपाल या राष्ट्रपति पदावधि के दौरान अपने, यानी पदावधि का मतलब है जब तक अपने पद पर हैं, और पदावधि के दौरान इनके द्वारा लिए गए निर्णय, पदावधि के दौरान लिए गए निर्णय या किसी कार्य के लिए लिए गए निर्णय या फिर इनके द्वारा किए गए किसी कार्य के संदर्भ में, कार्य के लिए ये स्वयं उत्तरदायी नहीं है। अपने द्वारा पद पर रहते हुए इन्होंने कोई निर्णय लिया है या फिर इन्होंने कोई कार्य किया है, तो उस कार्य के लिए ये न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। कार्य के लिए ये कहां पर जवाबदेही नहीं है? न्यायालय में जवाबदेही नहीं है। अर्थात इन्होंने जो भी कार्य किए हैं पद पर रहते हुए या फिर कोई निर्णय लिया है, तो उस निर्णय के लिए ये न्यायालय में जवाबदेही नहीं है। कौन कौन से पद हैं? राज्यपाल और राष्ट्रपति, जिसमें अनुच्छेद 361 इन्हें विशेष छूट देता है। जब भी ये पद पर हो तो पद पर रहते हुए ये अपने लिए गए निर्णय या किए गए कार्य के लिए न्यायालय में जवाबदेही नहीं है। साथ में दूसरी विशेष छूट क्या है? साथ में दूसरी विशेष छूट यह है कि पदावधि के दौरान फौजदारी मामले दर्ज नहीं होंगे। पदावधि के दौरान जो फौजदारी मामले हैं, ये फौजदारी मामले दर्ज नहीं होंगे, अर्थात उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। फौजदारी मामले का मतलब है कि लड़ाई झगड़े से संबंधित विवाद। कौन से विवाद? लड़ाई झगड़े से संबंधित जो विवाद हैं, इन विवादों को जब ये पद पे हैं, इन मामलों को दर्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो फौजदारी मामले दर्ज नहीं होंगी, अर्थात इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा अपन बात करें तो पदावधि के दौरान ही, यानी कार्यकाल के दौरान ही, पदावधि के दौरान दीवानी मामले, पदावधि के दौरान जो दीवानी मामले हैं, ये दीवानी मामले 2 माह की पूर्व सूचना, दीवानी मामले 2 माह की पूर्व सूचना के आधार पर दर्ज किए जा सकते हैं। दीवानी मामले 2 माह की पूर्व सूचना के आधार पर क्या हो सकते हैं? दर्ज किए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। यहां दीवानी मामले का मतलब जो आप दिमाग में सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, दीवानी मामले 2 माह की पूर्व सूचना के आधार पर दर्ज किए जा सकते हैं मुकेश। ठीक है, लेकिन दीवानी मामलों का मीनिंग यहां पर क्या है? यहां दीवानी मामलों का मीनिंग आप वो ना सोचे जो दिमाग में चल रहा है। दीवानी मामलों का तात्पर्य है
कि संपत्ति से संबंधित विवाद, किसे? संपत्ति से संबंधित जो विवाद हैं, ये संपत्ति से संबंधित विवाद दर्ज किए जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि 2 माह की पूर्व सूचना के आधार पर ही ये दीवानी मामले दर्ज किए जा सकते हैं। इसके अलावा जब भी राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर हैं तो पदावधि के दौरान इन्हें किसी भी स्थिति में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार के अलावा इन्हें किसी भी प्रकार के कारावास में नहीं भेजा जा सकता, यानी इन पर कोई भी किसी भी प्रकार का फौजदारी या दीवानी मामला नहीं चलेगा। लेकिन दीवानी मामला है ये कितने माह की पूर्व स्वीकृति? 2 माह की पूर्व स्वीकृति पर दर्ज किया जा सकता है। गिरफ्तारी या इन्हें किसी भी प्रकार का कारावास नहीं होगा। तो एक तो इस विधि के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद कौन सा है? राज्यपाल है और राष्ट्रपति है। इन पदों को विशेष छूट दी गई है। ठीक है, विशेष पदों को विशेष छूट दी गई है जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति हैं। साथ में एक आता है अनुच्छेद 105 और एक आता है अनुच्छेद 194। इन दोनों पर भी गौर कर लीजिएगा, आगे बहुत से में काम में आएंगे। यानी दूसरा अपवाद अपन देखें तो एक तो आता है अनुच्छेद 105 और एक आता है अनुच्छेद 194। ये 2 अनुच्छेद भी विशेष है अपने आप में। और विशेष कैसे हैं? विधि के समक्ष समानता जो है, इस समानता के लिए अपवाद बने हुए हैं। कैसे? यहां पर देखिएगा, अनुच्छेद 105 कहता है, अनुच्छेद 105 कहता है कि संसद के किसी भी सदन, संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में किसी सदस्य द्वारा, किसी भी सदन में किसी सदस्य द्वारा कही गई बात, किसी भी सदस्य द्वारा कही गई जो बात है, इस बात के लिए उस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती, कार्यवाही नहीं की जा सकती। कई बार आप ऐसा सुनते हैं कि कोई सदस्य बोलते बोलते शब्दों की मर्यादा को भूल जाता है या संसदीय जो शब्दावली के शब्द हैं इन्हीं से हट करके एक अभद्र भाषा में टिप्पणी कर देता है और उस दौरान अध्यक्ष कहता है कि इन शब्दों को कार्यवाही से हटा दिया जाए, रिकॉर्ड में नहीं रखा जाए। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि इस अनुच्छेद 105 संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को यह विशेषाधिकार देता है कि जब भी कार्यवाही के दौरान वो कोई बात कह रहे हैं, किसी प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं संसद में, तो उस दौरान सीधा सीधा यह है कि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती, किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती। जबकि अनुच्छेद 194 कहता है कि राज्य विधान मंडल, अनुच्छेद 194 कहता है कि राज्य विधान मंडल के किसी सदन में, यहां सामान्यतः विधानसभा होती है लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, ठीक है। राज्य विधान मंडल के किसी सदन में किसी सदस्य द्वारा कही गई बात के ऊपर भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती। यानी अनुच्छेद 361 समानता के अधिकार के लिए एक अपवाद बना हुआ है, ठीक है। दूसरा, विधि के जो समक्ष समानता है उसका अपवाद बना हुआ है। दूसरा, अनुच्छेद 105 भी बना हुआ है और अनुच्छेद 194 भी इसका एक प्रकार से क्या बने हुए हैं जी, अपवाद बने हुए हैं, ठीक है। तो अपवाद की ओर हमें जाना नहीं है। तो पहला आर्टिकल कंप्लीट है, आराम से गौर से देख लीजिएगा। पहले आर्टिकल में क्या पढ़ा? कानून के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। डीवी डायसी का कथन पढ़ा कि कानून के
समक्ष समानता विधि के शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। याद रखें, विधि के शासन के सिद्धांत का क्या है जी? मूल तत्व है। कौन सी बात है? कानून के समक्ष समानता। फिर अपन ने देखा कि कानून के समक्ष समानता क्या है और कानून के समक्ष समान संरक्षण क्या है। इन दोनों बातों को अपन ने अलग अलग करके पढ़ा है। इन दोनों में जो अंतर है उस अंतर को अपन ने अलग अलग किया है। ठीक है, तो कानून के समक्ष समानता में कि किसी भी व्यक्ति के पास विशिष्ट विशेष अधिकार नहीं होंगे, विधि के साथ सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा और कोई भी नागरिक जो भारत का नागरिक है ये विधि से ऊपर नहीं है। समान संरक्षण में क्या था कि सबके साथ समान परिस्थितियों में क्या होता है? समान व्यवहार होता है। विधि के समक्ष समान विधि और सबके लिए क्या होंगी? समान नियम होंगी। बिना भेदभाव किए हुए सभी के साथ क्या होगा? समान व्यवहार होगा। फिर विधि के समक्ष समानता के अपवाद अपन ने पढ़े। सबसे पहले जो अपवाद पढ़ा अपन ने अनुच्छेद 361 में पढ़ा। अनुच्छेद 361 राज्यपाल और राष्ट्रपति को विशेष छूट देते हैं कि जब भी ये पदावधि के दौरान हो और इनके द्वारा कोई निर्णय लिया गया हो, कोई कार्य किया गया हो, तो उस कार्य के लिए ये न्यायालय में जवाबदेही नहीं है। साथ में जब भी ये पद पर हो तो पद पर रहते हुए इनके खिलाफ किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन दीवानी मामले 2 माह की पूर्व सूचना के आधार पर दर्ज किए जा सकते हैं। साथ में जब भी अपने पद पर हो तो उस पदावधि के दौरान इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और इन पर किसी भी प्रकार की, एक प्रकार से यूं कहें, गिरफ्तारी वारंट इनके खिलाफ नहीं निकाला जा सकता। एक छोटे से उदाहरण से मैं समझाना चाहूं तो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जब राजस्थान के राज्यपाल थे तो उनसे बाबरी मस्जिद कांड के समय की घटना के बारे में पूछताछ किया जाना था, लेकिन राजस्थान के राज्यपाल होने के कारण यानी अनुच्छेद 361 में मिले विशेषाधिकार के कारण उनसे पूछताछ नहीं की जा सकी। लेकिन जैसे ही उन्होंने राज्यपाल का पद छोड़ा है या कार्यकाल पूरा हुआ या कैसा भी कारण रहा हो, उन्हें पद से हटना पड़ा और तुरंत उनसे बाबरी मस्जिद मामले में पूछताछ की बातें सामने आने लगी। क्योंकि जब वो पद पर होते हैं तो उनसे किसी भी प्रकार की फौजदारी मामलों में पूछताछ नहीं होगी, दीवानी मामलों में भी 2 माह की पूर्व सूचना। हम लोग बड़े किस्मत वाले हैं कि आप हमें एक गुरु के रूप में मिले तथा हम सब अपने छोटे भाई की तरह से प्यार दिया, व्यवहार किया और समझाया कि हम आपसे आगे भी इस तरह की आशा करते हैं। बिल्कुल विनोद, आप निश्चिंत रहिएगा, उम्मीद करिएगा जो विश्वास आपने किया है वो विश्वास कभी नहीं टूटेगा। क्योंकि जिंदगी में कुछ भी किया जा सकता है लेकिन खोया हुआ विश्वास नहीं लौटाया जा सकता। विश्वास खोना ही नहीं है, खोए हुए विश्वास को वापस नहीं पाया जा सकता। और एक विश्वास ही तो है जो वास्तविक सच्ची कमाई है। बाकी साजिश रचने के लिए तो अपने ही बहुत हैं, लेकिन विश्वास करने के लिए आप ही थे जिन्होंने बहुत अच्छा विश्वास किया है। ठीक है, बिल्कुल सभी को प्रणाम। अब देखिएगा आगे अपन ने पढ़ा कि अनुच्छेद 105 में संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार है और अनुच्छेद 194 में राज्य विधान मंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार है कि एक बार संसद की कार्यवाही या राज्य विधान मंडल की कार्यवाही में अगर कोई सदस्य किसी भाषा का इस्तेमाल करता है या कोई टिप्पणी करता है तो उस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अगले प्रावधान की ओर और अगला प्रावधान आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है सामाजिक भेदभाव की समाप्ति। क्या कहता है? सामाजिक भेदभाव की समाप्ति। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है सामाजिक भेदभाव की समाप्ति। और सामाजिक भेदभाव की समाप्ति की बात करें तो सामाजिक भेदभाव की समाप्ति में सीधा सीधा क्या क्या कहा गया है? मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा,
फिलहाल तो उलझा हूं वक्त को सुलझाने में, और वक्त ही कितना लगता है जुल्फे सुलझाने में, पर जिंदगी निकल जाती है वक्त सुलझाने में। लेकिन याद रखिएगा, इस वक्त को इतने अच्छे से सुलझाइएगा कि आने वाले समय में कोई समस्या आपके सामने नहीं हो और एक निश्चित निरंतर आपकी जीवन शैली चलती रहे, आराम से आनंदमय जीवन चलता रहे। और इसमें जो आपकी समस्याएं हैं ये तब तक ही हैं जब तक आप कहीं पद स्थापित नहीं हो जाते, क्योंकि वर्तमान जो सामाजिक दृष्टिकोण बना हुआ है, ये सामाजिक दृष्टिकोण बना हुआ है कि एक सफल जब व्यक्तित्व हो जाता है तो उसकी सारी कमियां अपने आप छुप जाती हैं। आप इस समय, आपको ऐसा इसलिए लगता है कि जिंदगी उलझी हुई है, इसलिए लग रहा है कि अभी आपने सामाजिक दृष्टिकोण के मुताबिक थोड़ी सफलता अर्जित नहीं की है। याद रखें, आप सफलता अर्जित करें। जब भी आप किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो कार्य की शुरुआत जब भी आप करेंगे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। याद रख लेना इन बातों को। जब भी आप किसी कार्य की शुरुआत करते हैं लोग आपका क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। आज आप राजस्थान पुलिस एसआई की तैयारी शुरू करेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप पर मतलब हंसेंगे एक प्रकार से। लेकिन जब आप दूसरी स्टेप पर होते हैं तो लोग आपकी आलोचना करते हैं। लोग आपकी क्या करेंगे, आलोचना करेंगे। और जब आप अपने द्वारा किए जा रहे कार्य की तीसरी स्टेप पर होते हैं तो लोग आपकी बराबरी करने का प्रयास करते हैं। कब कहां क्या करेंगे, बराबरी। लेकिन जब आप अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो लोग आपकी काबिलियत को सलाम करेंगे, लोग आपकी काबिलियत को सलाम करेंगे। तो याद रखें इन चार बातों को। कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप पर हंसेंगे। आप कार्य की दूसरे स्टेप पर होंगे, लोग आपकी आलोचना करेंगे, लोग आपकी बुराई करेंगे। कार्य की तीसरी स्टेप पर होंगे तो लोग आपकी बराबरी करने का प्रयास करेंगे। और जब आप चौथी स्टेप पर होंगे तो लोग आपकी काबिलियत को सलाम करेंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप में वही जोश और जुनून होगा जब आप कार्य की शुरुआत की थी, तैयारी शुरू की थी, और जिस जोश के साथ की थी, जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक आप इसी के साथ लगे रहेंगे, इसी जोश के साथ आप लगे रहेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 15 को अपन पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, सामाजिक भेदभाव की समाप्ति। सामाजिक भेदभाव की समाप्ति में क्या है, सामाजिक भेदभाव की समाप्ति में कहा गया है कि जाति, धर्म, भाषा, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ध्यान से देखें अनुच्छेद 15 क्या कहता है, सामाजिक भेदभाव की समाप्ति जाति, धर्म, भाषा, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। कौन सा अनुच्छेद कह रहा है, अनुच्छेद 15 ये बात कह रहा है कि आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 क्या है पहले ये समझ लीजिएगा। अनुच्छेद 15 है ये राज्य को आदेश देता है। अनुच्छेद 15 क्या करता है, राज्य को आदेश देता है। पहली बात, अनुच्छेद 15 है ये क्या करता है, राज्य को आदेश देता है सामाजिक भेदभाव की समाप्ति के लिए। क्या करता है, राज्य को आदेश देता है किस लिए, सामाजिक भेदभाव की समाप्ति के लिए। अब देखें इसमें एक आता है अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 15(1) कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यह अनुच्छेद है ये समाज में व्याप्त जो धार्मिक, जातीय या लैंगिक या क्षेत्रीय जो है
असमानता है इसे खत्म करने का प्रयास करता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 15(1) के संदर्भ में बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 15 जो है ये क्या करता है, राज्य को आदेश देता है। जबकि अनुच्छेद 15(1) के संदर्भ में बात करें तो अनुच्छेद 15(1) है ये समाज में जातीय भेदभाव, कौन से भेदभाव, समाज में जातीय भेदभाव, समाज में व्याप्त धार्मिक जो भेदभाव, जातीय के अलावा धार्मिक, जातीय, धार्मिक, लैंगिक या जो क्षेत्रीय भेदभाव है, इस क्षेत्रीय भेदभाव को खत्म करने पर बल देता है। धार्मिक, जातीय, लैंगिक और क्षेत्रीय भेदभाव को खत्म करने पर बल देता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 15(1) किस पर बल देता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न होगा कैसा कि जातीय, धार्मिक, लैंगिक या क्षेत्रीय जो असमानता है, इस क्षेत्रीय असमानता को समाप्त करने वाला प्रावधान है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 15(1) इस ओर इशारा कर रहा है कि राज्य इनमें किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, इन सब के आधार पर सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास करेगा। जो भी समाज में सामाजिक असमानता है, उन सामाजिक असमानताओं को खत्म करने पर बल देगा। जबकि अनुच्छेद 15(2) की अपन बात करें तो अनुच्छेद 15(2) सीधे और सरल से शब्दों में कहता है कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन के साधन स्थान जो है, वहां पर प्रवेश के संदर्भ में या फिर राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त है या राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो भी सार्वजनिक संसाधन है, भौतिक संसाधन है, चाहे वो कुएं हो, चाहे वह तालाब हो, या फिर कोई बावड़ी हो, सड़क हो, या फिर कोई भी सार्वजनिक संसाधन हो जो सार्वजनिक उपयोग के लिए बना हो, उसमें किसी भी व्यक्ति को इनमें किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक जो भौतिक संसाधन है, इन सार्वजनिक भौतिक संसाधनों पर सबका समान रूप से स्वामित्व होगा। अनुच्छेद 39 ख में आप जाएंगे तो नीति निर्देशक तत्वों में भी ये बात देखने को मिलती है। और 15(2) भी इस ओर इशारा कर रहा है कि राज्य उन सार्वजनिक जो संसाधन है, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो होटल हो, या फिर मनोरंजन का कोई साधन हो, ठीक है, चाहे वो सड़क हो, चाहे कुआं हो, तालाब हो, उनमें प्रवेश के संदर्भ में या उनके उपयोग के संदर्भ में राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 15(1) और 15(2) हैं, ये समानता के अधिकार के पक्ष में है। किसमें, समाज में एक प्रकार से यूं कहें, कौन सी न्याय स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं, ये सामाजिक न्याय स्थापित करने के प्रयास करते हैं। कौन सी न्याय, सामाजिक न्याय स्थापित करने के प्रयास करते हैं। लेकिन इसी अनुच्छेद 15 में भी अपवाद है, और अनुच्छेद 15 में मुख्य रूप से आपको अपवाद देखने को मिलता है। अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5), ये सामाजिक समानता के संदर्भ में एक प्रकार से आपको क्या मिलेंगे, अपवाद मिलेंगे। अब आप कहेंगे जनाब ये सामाजिक समानता के संदर्भ में अपवाद कैसे बने हुए हैं, तो देखिएगा इनके संदर्भ में भी गौर कर लीजिएगा। सबसे पहले इधर अपन क्या कह रहे हैं, ऊपर वाली लाइन में गौर करिएगा। ऊपर वाली लाइन में कह रहे हैं कि जातीय, धार्मिक, लैंगिक या क्षेत्रीय जो बातें हैं, इन पर अगर कोई भेदभाव हो रहा है तो राज्य उसे खत्म करने पर क्या करेगा, जोर देगा, खत्म करने के लिए प्रयास करेगा। लेकिन अनुच्छेद 15(3) कहता है कि राज्य महिला व बच्चों के हितार्थ, किस लिए,
महिला वह बच्चों के हितार्थ क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। महिला वह बच्चों के हितार्थ क्या करेगा, महिला वह बच्चों के हितार्थ भेदभाव कर सकता है। और महिला और बच्चों के हितार्थ भेदभाव कैसे करता है वो जान लीजिएगा। यह जैसे उदाहरण से अपन समझें तो महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला सकता है, साथ में महिला आयोग जो है उसकी स्थापना करने के अधिकार भी राज्य के पास में ही है, क्योंकि महिलाओं को एक प्रकार से सामाजिक समानता दिलाना राज्य का ही दायित्व है। शुरू में अपन ने पढ़ा था कि ये राज्य को क्या देता है, आदेश देता है। बच्चों के हितार्थ भेदभाव कैसे करता है कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था का प्रबंधन करना भी किसका अधिकार कार्य है, राज्य का ही कार्य है। अब इसी में अपन देखें तो अनुच्छेद 15(4) के संदर्भ में लौट करके चले जाएं तो अनुच्छेद 15(4) क्या है, थोड़ा सा विस्तृत है। 15(4) में पूरा बता देता हूं आपको, भविष्य में काम में आएगा आपको। अनुच्छेद 15(4) क्या है, अनुच्छेद 15(4) पहले तो देखें, अनुच्छेद 15(4) मूल संविधान में नहीं था, लेकिन प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा, जो प्रथम संविधान संशोधन है इस प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 15(4). अनुच्छेद 15(4) कैसे अस्तित्व में आया, तो इसके पीछे भी एक विवाद रहा है, और वो विवाद है मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन। याद रखें, विवाद का नाम क्या था, विवाद का नाम था मद्रास राज्य बनाम चंपाकम, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन, दोराई राजन, चंपाकम दोराई राजन, ये विवाद था। और इस विवाद में हुआ क्या, देखिए मद्रास सरकार ने क्या किया, पहले उस बात पे जाइएगा। मद्रास सरकार ने कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए कुछ वर्ग विशेष के लोगों को विशेष छूट दे दी, कुछ वर्ग विशेष के लोगों को विशेष छूट दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में कहा कि आपने जो छूट दी है किसी वर्ग विशेष को, यह छूट सीधा सीधा किसकी ओर बढ़ावा दे रही है, सामाजिक भेदभाव की ओर बढ़ावा दे रही है। राज्य ने इसे क्या कर दिया, खारिज कर दिया। यानी उस राज्य की नीति को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। तो यहां पर इस विवाद में दिए गए निर्णय को पलटने के लिए अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई विवाद था, इसमें दिए गए निर्णय को पलटने के लिए, दिए गए निर्णय को अवैध करने के लिए एक संविधान संशोधन हुआ, प्रथम संविधान संशोधन 1951, जो एक सदनात्मक यानी संविधान सभा के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी, जो कि 1952 में तब तक काम किया उसने जब तक एक निर्वाचित संसद सामने नहीं आ गई। अब यहां पर देखें अनुच्छेद 15(4) है, यह अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है, अनुच्छेद 15(4) सीधी और सरल सी भाषा में कहता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को लेकर भेदभाव कर सकता है। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के हितार्थ शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर अपने साथ क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। ठीक है, यहां पर देखिए
इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का निर्धारण करना, याद रखें, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन का निर्धारण करना, सामाजिक और शैक्षणिक जो पिछड़ापन है इस पिछड़ेपन का निर्धारण करना, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का निर्धारण करना किसका कार्य है? निर्धारण करना राज्य का कार्य है। किसका? राज्य का कार्य है या राज्य का एक अधिकार है। वह परिभाषा तय करेगा कि कौन सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है और कौन सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं है, कौन शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, कौन शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं है। दूसरी बात याद रखिएगा, इसी अनुच्छेद 15(4) के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 15(4) का जो क्रियान्वयन है, इस 15(4) का क्रियान्वयन राज्य का एकाधिकार है। 15(4) का क्रियान्वयन राज्य का क्या है? एकाधिकार है। किसके अनुसार? सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 15(4) का क्रियान्वयन किसका? राज्य का एकाधिकार है। तथा इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए, 15(4) को लागू करने के लिए एक प्रकार से किसी भी प्रकार से राज्य को आदेश नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 15(4) है, इसे लागू करने के लिए राज्य को क्या नहीं दे सकते? राज्य को आदेश नहीं दे सकते, ये भी याद रखिएगा। फिर अपन अगले प्रावधान की ओर जाएं तो अगला प्रावधान आता है अनुच्छेद 15(5). याद रखिएगा, अनुच्छेद 15(5) क्या कहता है? अनुच्छेद 15(5) कहता है कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर के, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर के राज्य क्या कर सकता है? भेदभाव कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह अनुच्छेद 15(4) ये जो 15(4) है ये तो अपन ने देखा प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, लेकिन ये अनुच्छेद 15(5) है, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 15(5) है, ये 93वां संविधान संशोधन 2005। कौन सा? 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया और एक अधिनियम बनाया। वो अधिनियम क्या था? वो अधिनियम था केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान। अधिनियम कौन सा था? अधिनियम था केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण, प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 में बना था। ये अधिनियम अक्सर पूछा जाता है कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण जो विधेयक बना था, अधिनियम बना था, ये कौन से वर्ष बना था? 2006 में बना था। माफ करना, 2009 नहीं है, 2006 में बना था। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण जो अधिनियम है, ये आरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना था? 2006 में बना था। फिर अपन बात करें दोस्तों अनुच्छेद 16 की, तो अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में सीधा सीधा है कि लोक नियोजन के विषय में क्या कहा गया है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में क्या होगी? अवसर की समानता की यहां बात की गई है। लेकिन अवसर की समानता किस किस आधार पे होगी? अवसर की समानता में कहा गया है कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान, रक्त समूह है, रक्त समूह के आधार पर राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन अनुच्छेद 16(1) में तो ये बात लिखी हुई है और 16(2) में क्या लिखा हुआ है? 16(2) में लिखा हुआ है कि उद्भव व निवास के आधार पर,
उद्भव है, निवास के आधार पर राज्य सभी को लोक नियोजन में काम करने के लिए समान रूप से उपलब्ध करवाएगा। लोक नियोजन में काम करने के लिए सबको समान रूप से अवसर उपलब्ध करवाएगा। जबकि अनुच्छेद 16(3) और अनुच्छेद 16(4) पढ़ने के लिए उपयोगी है। अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 16(3) कहता है कि राज्य जो स्थानीय नौकरियां हैं, यानी जो छोटी नौकरियां हैं जिनका संबंध राज्य से है, इन छोटी नौकरियों में स्थानीय को प्राथमिकता दे सकता है। छोटी नौकरियों में स्थानीय को क्या करेगा? प्राथमिकता दे सकता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 16(3) कहता है। लेकिन 16(4) की अपन बात करें तो 16(4) क्या कहता है? 16(4) कहता है कि राज्य सरकारी नौकरियों में नियुक्ति व शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर के या जो सरकारी नौकरियां हैं, इन सरकारी नौकरियों में किसकी व्यवस्था कर सकता है? आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। किसकी? आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। समय बढ़ेगा, अभी चिंता ना करें दिनेश, अभी धीरे धीरे संसाधन जुटा रहे हैं तो बहुत सी चुनौतियों का सामना करने पड़ता है। बाकी आप ये तो निश्चिंत रहें, हम छोटी चुनौतियों से हारने वाले नहीं हैं, ठीक है। और जो भी जन्मदिन की बधाई ले रहे हैं जी, सरिता, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। मां सरस्वती का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और 2021 में आप निश्चित रूप से अपनी सफलता को प्राप्त करें, ऐसी में अपेक्षाएं करता हूं, प्रार्थना करता हूं मां सरस्वती से। तो अनुच्छेद 16(4) में क्या कहा गया है? आरक्षण की बात कही गई है। लेकिन अनुच्छेद 16(4)(a) की बात करें या 16(4)(क) की बात करें दोस्तों, तो यह 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जोड़ा गया। कौन सा? 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जोड़ा गया। और इस 16(4)(क) में क्या प्रावधान किया गया है? इसमें प्रावधान यह था कि एक मामला हुआ था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला। इस इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को अवैध बता दिया था, तो उस फैसले दिए गए निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए यह जोड़ा गया। और सीधा सीधा राज्य ने कहा कि अगर सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े लोगों का पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, क्या नहीं है? पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऐसी स्थिति में, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में वह पदोन्नति में भी क्या किया जा सकता है? आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध बता दिया था। फिर अपन बात करें अनुच्छेद 16 के संदर्भ में ही बात करें तो और भी बहुत सारे प्रावधान आते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 16(5) की बात करें, 16(6) की बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 16(5) और अनुच्छेद 16(6), अनुच्छेद 16(5) और अनुच्छेद 16(6) ये दोनों के दोनों 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़े गए। इस 103वें संविधान संशोधन के संदर्भ में पूर्व में मैंने एक विस्तृत क्लास आपको दे रखी है, जिस पर बहुत अच्छे व्यूज आपके मिले हैं, बहुत अच्छा प्यार आपका मिला है। तो ये अनुच्छेद 16(5) और 16(6) 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यहां पर अनुच्छेद 16(4)(ख) के संदर्भ में भी थोड़ी सी बात कर लूं मैं। अनुच्छेद 16(4)(ख), अनुच्छेद 16(4)(ख) है, ये किस संविधान संशोधन द्वारा? ये 81वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा? जो 81वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा जोड़ा गया। और इसमें कैरी फॉरवर्ड रूल के सिद्धांत को अपनाया गया, यानी आरक्षण में अग्रनयन के सिद्धांत को अपनाया गया। याद रखें, वैसे ही आपके एक प्रकार से आरएस के कम की परीक्षाओं में या नीचे की परीक्षाओं में बहुत कम पूछा जा सकता है, लेकिन 16(4) के संदर्भ में याद रखिएगा कैरी फॉरवर्ड रूल, यानी आरक्षण में
अग्रनयन के सिद्धांत को अपनाया गया है। 81वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। फिर दोस्तों अपन बात करें तो एक आता है अनुच्छेद 17, और अनुच्छेद 17 में सीधा सीधा क्या कहा गया है? अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, या यूं कहें कि छुआछूत निषेध। अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत निषेध के संदर्भ में बात की गई है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में। यहां पर देखें अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत निषेध की बात करें तो आजादी के बाद प्रथम भारतीय अस्पृश्यता अधिनियम कब बना था? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रथम भारतीय अस्पृश्यता जो अधिनियम बना था, यह प्रथम भारतीय अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में बनाया गया, जिसे आजकल संशोधित करके आम नागरिक की रक्षा अधिनियम क्या बना दिया गया? इसका नाम हो गया आम नागरिक की रक्षा अधिनियम। और आम नागरिक की रक्षा अधिनियम किस वर्ष बना था? 1976 में बना था। कब बना था? 1976 में बना था। यहां पर देखें, अगर ये इस अनुच्छेद 17 की बात करें तो ये अनुच्छेद 17 राज्य के विरुद्ध ही नहीं है, बल्कि ये एक व्यक्ति या एक संस्था के विरुद्ध भी काम करता है अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 17 में दोषी को दंडित करने के प्रावधान है। साथ में जो निर्वाचन आयोग है, ये निर्वाचन आयोग विभिन्न प्रकार के एक प्रकार से चुनाव पर भी रोक लगा सकता है। तो आप किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को बढ़ावा नहीं दे। और एक आखिरी अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 में सीधा सीधा क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। लेकिन इसमें 3 प्रावधान किए गए हैं, 18(1), 18(2) और 18(3). अनुच्छेद 18(1) में कहा गया है कि राज्य सेना व शिक्षा को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं देगा। लेकिन किस में दे सकता है? सेना और शिक्षा के संदर्भ में उपाधि दे सकता है। 18(2) कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक विदेशों से उपाधि नहीं लेगा। लेकिन 18(3) कहता है कि कोई भारतीय नागरिक विदेशों से उपाधि है ये राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, किसकी? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ले सकता है। ऐसा किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 18(3) में कहा गया है। अब दोस्तों यहां से अक्सर सवाल आता है कि भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे जो प्रावधान है, ये पद्म भूषण या पद्म विभूषण के जो प्रावधान है, क्या ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है? ऐसा हुआ था, मोरारजी देसाई ने इसे प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, एक विवाद हुआ बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। और इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा क्या कहा कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण किसी भी प्रकार से उपाधि नहीं है। ठीक है, ये कर्तव्यों के तहत प्रेरित है और नागरिक अलंकरण है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और टेलीग्राम चैनल तक जाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।